हेलो दोस्त, यू मस्ट बी वेरी फाइन। आई होप जो रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नाउ वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो आईएएस में और जो स्टेट की सर्विसेज में पेपर्स आते रहे हैं उनको सोल्व कर दूं, उससे एक मॉडल मिल जाता है और आगे का रास्ता भी बन जाता है। वेरी डायरेक्टली आई एम टेकिंग द टॉपिक टुडे, व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया? Why did human development index fail to keep pace with economic development in India? भारत में आर्थिक विकास के साथ मानवीय विकास सूचांक का से संबंध कमजोर क्यों है या असफल क्यों हो गए? सीधे आर्थिक विकास हो रहा है ये मान लिया गया है और ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानवीय विकास है वो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है, यानी अलाइनमेंट में नहीं है। ये पहले भी मैंने बताया था, दो प्रॉब्लम्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन आ जाए और लॉजिकल और एनालिटिकल भी आ जाए। तकरीबन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग पढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट वो सोशल साइंसेज का इश्यूज है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कोर एरिया जो इकोनॉमिक से साथ जुड़े हैं वहां पर है। अब इनका सह संबंध, हेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर और ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट फैक्टर, और इन दोनों के बीच में सह संबंध है। यहां एक एक बात लेकर करते हैं हम बात, दोनों को समझते हैं। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ब्रॉडली एक इंट्रोडक्शन में बता देता हूं। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 7% के आसपास जा रही है, 6, 7, 8 तक भी गई है। अगर 15 साल का एवरेज लें, 20 साल का एवरेज लें तो 7% के आसपास मिल जाएगा, एक्सेप्ट फॉर नोटबंदी के समय और कोरोना काल में जो कुछ हुआ था उसका। इन दोनों टाइम्स को छोड़कर अगर आप लेते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसका सह संबंध आप मिलाने में थोड़ा सा आपको सुविधा रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी 6, 7, 7.5 ऑलमोस्ट, और जीडीपी के लिए हम एक रोबोस्ट हम कह रहे हैं 3 ट्रिलियन तो हमारी हो गई है और हम कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया में हमारा रैंक 5th, एक बड़ी इकोनॉमी द बिग इकोनॉमीज में आ जाते हैं, और हम समझ रहे हैं कि 2030 तक अगर यही स्पीड रही so we will attain the position and rank of 3rd in the coming year. We are growing, of course, we are growing. But there are things कि क्या ये जो विकास हो रहा है ये सभी की रीच में है
आम आदमी का जीवन उसी तरह से ऊपर उठ रहा है जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दोनों चीजों को समझकर थोड़ा सा मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बता देता हूं, फिर दोनों का सह संबंध भी जोड़ के करेंगे। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने जीडीपी को ले लिया, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ये लेक्चर में बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जिनके पास इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, इसकी बैकग्राउंड नहीं है उनको भी समझ आ जाए। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें मेन 3 चीजें लेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की उम्र, यानी कितनी उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं। दूसरा एजुकेशन, किस तरह का लोगों का शिक्षा में पार्टिसिपेशन हो गया है। और तीसरा पर कैपिटा इनकम, जीडीआई, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में जो उनका पर कैपिटा इनकम आता है वो लेंगे। वैसे बहुत सारे और इंडिकेटर्स हैं, जैसे हम तो लेते हैं एजुकेशन, हेल्थ ले लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्होंने ले लिया, पर कैपिटा इनकम ले रखा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को भी लेते हैं, सैनिटेशन को भी लेते हैं, जस्टिस, एक सिक्योरिटी, एंड देयर आर सेवरल सैनिटेशन एंड यू मेक। जब मैंने इकोनॉमिक इंडेक्स बनाए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जब मैं पीएचडी कर रहा था, सो आई टुक अबाउट 22 इंडिकेटर्स और उनका एवरेज लेकर वो बनाया था, रीजनल इम्बैलेंस बनाया था। वी आर टेकिंग 3 जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, उनको आप लेंगे। अब एक एक बात हम करते हैं। पहले ये बात कि क्या वास्तव में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। आप अच्छी तरह से देख लें आप लोग, और ओवरऑल एक पिक्चर वैसे भी नजर आ जाती है। देश में ग्रोथ हुई है। इससे पहले मैं इकोनॉमी की बता देता हूं। इकोमीन शब्द से है। वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर ए मिक्स्ड इकोनॉमी। The sectors in which we have done very well are agriculture, manufacturing and service sector, and high technology. आप ध्यान दीजिए, ये कोटेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जरूर वहां पर इम्प्लांट कर देने एग्जामिनेशन में। एग्रीकल्चर का देखें, इंडिया को किसी समय ये कहा जाता था इंडियन एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल इन मॉनसून। उसका हमने क्या किया कि कैनाल इरिगेशन और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और फूड डेफिसिट से जहां अकाल पड़ते थे हम क्या आ गए, फूड सरप्लस हो गए। वी आर ए फूड सरप्लस, हम एक्सपोर्ट करने लगे। जिस पहले ये कहा जाता था इंडियन फार्मर इज बोर्न इन डेब्ट, ग्रोज इन डेब्ट, लिव्स इन डेब्ट, डाइज इन डेब्ट एंड लिव्स बिहाइंड डेब्ट। किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में बढ़ता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मरता है, कर्ज ही पीछे छोड़ जाता है। आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दी है। वो जो फैमिन पड़ते थे, ड्रोट पड़ते थे, उनका इंतजाम कर दिया है। ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन का, और उसके साथ साथ स्पोर्टिंग, जैसे आपका डेयरी फार्मिंग। यहां अमूल का जब डेयरी नाम आता है तो अमूल का मॉडल जरूर लिखते हैं आप, जरूर। इसके साथ सारी और दूसरी चीजें आ गई, सेरिकल्चर आ गया, ब्लू रेवोल्यूशन आ गया,
येलो रेवोल्यूशन अंडे की है, जैसे वो सब कुछ एक एक नाम सा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। एग्रीकल्चर में हम सरप्लस हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जिसको आप दैट मेक्स द स्केलेटन में, हमारी जो सेकंड 5 ईयर प्लान थे जिसमें बहुत बड़े वो लगाए थे प्लांट्स, आयरन एंड स्टील के, टेक्सटाइल के और बहुत। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ठीक हैं, बहुत ठीक है। कुछ चीजों में हमने धमाका भी किया हुआ है, जैसे फार्मास्यूटिकल में हम दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। हम जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें बहुत ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का भी बहुत ठीक है। और तीसरा एक सर्विस सेक्टर जिसने धमाका किया, धमाका। हमने जिसको रॉकेट स्पीड से, बहुत ही तेजी से, रॉकेट स्पीड से क्या किया है, धमाका। किसमें? सर्विस सेक्टर में। सर्विस में आ गया, आईटी सेक्टर है, कम्युनिकेशन है, टूरिज्म है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, धमाका। और इकोनॉमी का लगभग 60% सर्विस सेक्टर से आता है। यहां ये परसेंटेज जरूर लिख दें, लगभग about 60% to service sector, about 20% राउंड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर है, और 12% है। यहाँ एक बड़ी चीज आएगी कमाल के, वो दोनों को कनेक्ट कर जाएगी। हमारी इकोनॉमी का 12% ही अब एग्रीकल्चर से आता है, जबकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो है 60% ऑफ पॉपुलेशन। वहां गड़बड़ हो जाती है। पैसा कमा रहा है, लोग ज्यादा है, तो ह्यूमन इंडेक्स कैसे सुधरेगी? इसका है सॉल्यूशन कि आपको डी एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं, जहां डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड का मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। ये समझ लें क्या होती है, जहां 5 आदमियों का काम है वहां 25 आदमी लगे हुए, यानी 20 आदमी छुपे हुए हैं बेरोजगार जो उसमें लग रहे हैं। ये एग्रीकल्चर में छुपी हुई बेरोजगार, समझते तो हैं कि हम रोजगार हैं, लेकिन वो अर्ध बेरोजगार हैं या छुपे हुए बेरोजगार हैं। यहां इकोनॉमी में एक और चीज भी आ, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले ले लिया है। इकोनॉमी वो है कि ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी कमाल के आ गए हमारे पास। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG लिख देंगे आप लोग। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उनका, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने का योगदान है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया। उस खोलने से क्या हुआ, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट बाहर से आ गया। पहले ये थी स्वदेशी करते थे हम, हर जमाने की अलग चीजें होती। अब दुनिया एक गांव हो चुकी है। मनी, मटेरियल, सर्विसेज तीनों एक देश से दूसरे देश में जाती है। एक्सपोर्ट भी होती हैं ये सारी चीजें, और दुनिया एक गांव होगा। जिस इंटरनेट पे आप लोग देख रहे हैं, हम कनेक्ट हो जाते हैं। ये ग्लोबल विलेज का एक सबसे बड़ा तंत्र है, धमनी है। और टेक्नोलॉजी में हमने धमाका किया। ये कुछ कमियां भी हैं, गिनाएंगे, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी में और डिजिटलाइजेशन में, डिजिटल डिविडेंड की बार बार बात करते हैं। डिजिटल डिविडेंड की बात करते हैं। यहां जो ह्यूमन इंडेक्स है वहां पर भी एक डी आएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है। 30 साल की उम्र से हमारी एवरेज एज जो 30 आ गई है, यानी जो 15-16 साल से और लगभग 65 वैसे 60 तक जो कमाने की उम्र है, उसमें हमारी पॉपुलेशन का लगभग 70% है। इसका मतलब प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। ये डेमोग्राफिक ह्यूमन इंडेक्स में बहुत बड़ी चीज होगी। हमारे पास इकोनॉमिक डिविडेंड भी है और हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है।
यहां कुछ चीजें और बड़ी आ गई हैं। वो एक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने धमाका किया, कम्युनिकेशन में किया, फाइनेंस में किया। इन चीजों ने हिंदुस्तान को एक द बिग प्लेयर की तरह स्थापित कर दिया। वी हैव बिकम ए बिग प्लेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ज्यादा जिस तरह से लोग हमको देखते थे, और इसमें देखो चाहे कुछ भी हो, एक रेपुटेशन भी बनती है। मेक इन इंडिया का जो काम है, मेक इन इंडिया अच्छी बात है, विचार बड़ा कमाल का। मेड फॉर इंडिया भी था, मेड इन इंडिया भी रहा है, और जो भी है हमने किया है कुछ। यहां 5-7 चीजें विशेष में बताना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगा, हाईवेज का खास तौर से। वो एक कोटेशन आती है, अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज इट्स रोड्स आर वेरी गुड। अमेरिका इसलिए स्पीड से तरक्की कर गया क्योंकि उसकी सड़कें बहुत अच्छी थी। सड़कें जितनी हैं काम की, चाहे आप वो कर दें, इस जो रोड ट्रांसपोर्ट में नितिन गडकरी का काम देखो, अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पास इसके अलावा डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर आ गया, जैसे वेस्ट ईस्टर्न का भी आ गया, रेल में भी इंप्रूवमेंट भी है, स्पीड भी बढ़ी है, और बहुत कुछ करने की जरूरत है, वो भी बताएंगे। हमारे पास कितने से अभी तक भी हमारे पास मैग्नेटिक ट्रेन नहीं है, जापान में 1965 में ले आए थे। कुछ चीजें हम कर दी। यहां एक बड़ी दिक्कत आई है, एक कमाल की बात आ गई, दोनों में जब कंपेयर करेंगे वहां पर आ जाएगी। आप कहो तो पहले ले लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं, और उसमें रीजनल डिस्पैरिटीज हो गई है। यहां एक कोटेशन फिर लिख देंगे, बहुत ही, आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट हैव कम इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस। विकास के टापू खड़े हो गए हैं। हमारे पास बॉम्बे कॉमर्शियल कैपिटल है, हमारे पास हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई आईटी के हब हो गए हैं। कहीं वेस्टर्न एरिया में फार्मास्यूटिकल है, वहां अच्छा काम हो रहा है। कहीं कहीं गुड़गांव, नोएडा जैसे चमचमाते हुए हमारे पास शहर आ गए हैं, लेकिन नजर ऐसे थे जैसे बहुत बड़े समुद्र में विकास के बैकवर्डनेस ऑफ ओशन, और उसमें कोई टापू विकास का दिखाई देने लग गया है। यानी सारा का सारा एक साथ नहीं बढ़ता जा रहा है। यहां रीजनल डिस्पैरिटीज भी हैं, और जेंडर इनइक्वालिटी भी है, और कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ गए। विकास हो गए हैं, लेकिन आपने डिफोरेस्टेशन तो कहीं नहीं कर दिया, कहीं ऐसा विकास तो नहीं कर दिया है जैसे जिससे पॉल्यूशन बढ़ गया। ऐसे महानगर तो नहीं बन गए हैं जहां सांस लेना मुश्किल हो गया। ये हेल्थ हैजर्ड भी पैदा करते हैं। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। थोड़ा सा मैं यहां इकोनॉमिक इश्यूज को एक तरफ करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर आता जाऊंगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्राइटेरिया में 3 बड़े फैक्टर। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये व्हाइट बोर्ड होता तो मैं समझा सकता, अगले बार मैं कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड को यूज करूंगा। जिनका पिरामिड नीचे से ऊपर एज एंड सेक्स रेशियो बनाकर हम एक पिरामिड बनाते हैं डायग्राम में, उसमें अगर वो ब्रॉड बेस्ड होता है इसका मतलब बच्चे ज्यादा है, और अगर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो हम कहेंगे पॉपुलेशन बहुत प्रोपोर्शनेट है। हिंदुस्तान में का अभी भी हमारा ब्रॉड बेस्ड है, हमारा नीचे आधार बहुत ज्यादा है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा है,
ऊपर अभी भी पतला हुआ है। जो 59 थी 47 में जब आज़ाद हुए हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो अब 70 प्लस हो गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके दो बड़े कारण हैं, सिर्फ दो बड़े कारण हैं। एक, हम फूड सिक्योरिटी में ठीक हो गए, सब लोगों को अनाज मिल जाता है। या फिर एक बात जरूर बोलेंगे, लिख भी देनी है, 80 करोड़, बल्कि परसेंट नहीं, 80 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। 80 करोड़। और अगर ऐसा है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट हेल्प के ऊपर लोग जिंदा रहते हैं, तो ये कोई शान की बात नहीं है, ये कोई शान की बात नहीं है। ह्यूमन इंडेक्स में यहां डाउनलोड आ जाते हैं चीजें। एक फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एजुकेशन। यहां एजुकेशन के ऊपर मेरा एक बड़ा वीडियो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी है। एजुकेशन हिंदुस्तान में दो हिस्सों में सीधा सीधा आप बांट देना, बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वर्स्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास आईआईटी भी है, एम्स भी हैं, आप आईआईएम भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी का भी कर रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल की बहुत बुरी हालत है। एक तो रीच, एडमिशन, ड्रॉप आउट, सारी चीजें लिख देंगे आप लोग। एजुकेशन एंड तीसरा है पर कैपिटा इनकम, लोगों की जेब में पैसा, यहां गड़बड़ है। We are at 3 trillion economy of course, but the population is so 140 करोड़ का पॉपुलेशन उससे भाग देते, और उसके बाद क्या हो गया, 20% of the people have 80% of resources and 80% of the people are having 20% of resources. So much of imbalance in the distribution of resources, economic resources. That does not show a good society. The imbalances in the distribution of income is so high. यहां अगर आप गिनीज कोफिशिएंट का एक छोटा सा बना दे डायग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक बार होती है, उससे नीचे अगर हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे ऊपर हैं तो अबाउट पॉवर्टी, आप बांट भी देते हैं। अभी तक यही डिफाइन नहीं हुआ है कि बिलो पॉवर्टी लाइन कितने रुपए का है, पर कैपिटल इनकम कितना है। और भाई मेहरबानी करके एक इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूंगा, जितनी जल्दी सेंसस कर दोगे रिसर्च करने में फायदा होगा, आपको इकोनॉमिक प्लान बनाने में फायदा होगा, और जो सच है उसको सच बताने में क्या जाता है, जैसे हैं वैसे दिखने भी चाहिए। अगर मेरी शर्ट में सफेद लाइन है या काली लाइन है, दिखनी चाहिए, नुकसान क्या है इसमें। एंड द यहां बहुत बड़ी चीज है, यहां बोलना चाहूंगा, फिर वही बात आ गई, ये मेरी दो चीजें रोक दें आप, दो चीजें मेहरबानी करके दो। एक, एजुकेशन को अगर ठीक करना है तो कॉपिंग को रोक दें, पेपर लीक को रोक दें। एक, अगर सोसाइटी को बचाना है, ह्यूमन इंडेक्स को ठीक करना है तो नशे को रोक दें। नॉर्दर्न स्टेट्स में ये बहुत बुरी दो समस्याएं हो गई हैं, नशा और नकल, इनको जरूर रोक दें। अब आ गई बात ह्यूमन इंडेक्स में, हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले ली, हमने एजुकेशन ले लिया, पर कैपिटा इनकम लोगों की, और इसमें बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपका 25%, देखो ये माननी पड़ेगी, 20 to 25% ऑफ द पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल 20 से 25, उनका बहुत मुश्किल काम है। वो लोग ये समझो कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा ही जैसे नहीं हो, इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी ठीक नहीं है, उनको ऊपर एलिवेशन उनका बहुत ही जरूरी है। ये ह्यूमन इंडेक्स को नीचे कर देते हैं। ये रेपुटेशन जो देश की बनती है वो इन्हीं चीजों से बनती है। देखिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, माय डॉटर इज इन फिनलैंड इन दिनों,
और वो वहाँ की चीज़ों के बारे में 2-3 चीज़ें जो अच्छी बातें दिखाई भी देती हैं। एक सफाई, क्या क्या पैसा लगता है इसमें, एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट का जो एजुकेशन हेल्थ केयर के ऊपर है वो लोगों को सीधा सीधा जोड़ रखा है और इसीलिए हैप्पीनेस है। हमारे यहाँ ये प्रिफरेजेस को रोक देना, पैसा चलता है बीच में इधर उधर हो जाता है। गवर्नमेंट का प्रयास बहुत रहते हैं, कौन चाहता है, लेकिन बीच में सड़क बनती है, रोडी बिखर जाती हैं, सड़कों के बीच में कहीं बिजली के पोल खड़े कर देते हैं, फिर उनको रिमूव करते फिरो। रोड के डिजाइन नहीं है, उससे प्रॉपर नहीं है, तो उससे क्या होगा, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। 2% जीडीपी को सिर्फ रोड एक्सीडेंट खा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इंडेक्स की। हमारा रैंक दुनिया में ह्यूमन इंडेक्स का वो 134 है। 193 देशों में हमारा 134 नंबर है। इसको हम ये कह सकते हैं मॉडरेट कह सकते हैं, एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे। और हमारा जो इंडेक्स में है 0.644 है 2022 का। पहले से थोड़ा सा चीजें सुधरी है और सुधरने का कारण है हमने थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है। यहाँ कुछ एक चीजें और भी आएंगी, उन चीजों को हम लेते जाते हैं। और उन चीजों में एक है रूरल अर्बन डिवाइड। सारे देश का पैसा, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आप 3-4 शहरों को ले लें, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव है जैसे, इनको निकाल दें, लगभग 80% ऑफ इकोनॉमी यही ग्रोथ इंजन हो गए हैं। सब कुछ यही लगा हुआ है, यानी ये पावरफुल मैग्नेट हो गए, स्प्रेड नहीं होती। अब इसका मतलब फैसिलिटी भी वही होंगे और वहां के ही आदमी है, प्रोस्पेरिटी भी नजर आएंगे। दिस इज रूरल अर्बन डिवाइड। द इंडियन पॉपुलेशन का करेक्टर है, द सोल ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस। ये महात्मा गांधी की कोटेशन है। अबाउट 65% ऑफ द पीपल रिजाइड इन विलेजेस। और पैसा सारा का सारा अर्बन प्लेसेस पे लग गया है। आप ये देखिए, जितनी भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी अच्छी हॉस्पिटल्स हैं, या जो आपके इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, आईटी पार्क हैं, सब महानगरों में। जब वहां पर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। और इसके लिए बहुत सारी आई हैं कि नोडल विलेज को भी बनाओ, बहुत सारे और मॉडल्स आए हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट करो, पंचायत राज को ताकतवर करो, ये सारी चीजें। वन इज रूरल अर्बन डिवाइड। दूसरा, रूरल अर्बन में भी फर्क है। आप किसी जगह का ह्यूमन इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, महिलाएं कितना ज्यादा वर्कफोर्स में काम करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आधी पॉपुलेशन महिलाओं के शहरी क्षेत्रों में और एंड गुड जॉब्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इज वेरी हाई। रूरल एरियाज में द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल ऑफ कोर्स इज इंप्रूविंग, लेकिन अभी भी लो है। देन एक सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कास्ट है, रिलीजन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइनॉरिटीज का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में, वहां का एक सेक्शन बहुत ही ज्यादा, और खासतौर से फीमेल पार्टिसिपेशन कमजोर हो गया, मुस्लिम्स में पर्टिकुलरली। इसको भी एड्रेस करने की जरूरत पड़ गई है।
रूरल अर्बन कास्ट एक बायस है। आप, ये सच है, अगर आप अच्छे पदों के ऊपर देखेंगे और आप डेटा सारा का सारा दे लें, कास्ट वाइज भी देख लें, रीजन का भी देख लें, और ये मेल फीमेल का भी देख लें, तो चीजें नजर आके आए। एक छोटा सा उदाहरण देख लें। पार्लियामेंट में फीमेल पार्टिसिपेशन कितनी है, कितनी महिलाएं जीत के गई हैं। असेंबलीज में देख लें, नॉट मोर देन 20%, 10 और 20% के बीच में रह जाता है। पॉपुलेशन 50% है। उसमें माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन कितने देख लें, बहुत ही कम मिलेगा आपको, उसको भी छोड़ दीजिए आप। एक लोग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, उनका डेटा मेल फीमेल में, रूरल अर्बन में और रिलीजन के आधार पे आप डाइसेक्ट कर लो एंड यू विल सी कि कहां गड़बड़ हो गई है। सुधरेगी, जहां पर सुविधा जाएंगी वहां पर ही सुधार होगा। फिर 3 चीजें आ गई हैं जो शुरू में, इफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द मेडिकल केयर। वेस्टर्न मेडिसिन और फूड सिक्योरिटी ने लोगों को बहुत ठीक किया है। बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं वो महानगरों में, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, और पेइंग कैपेसिटी भी वहां पर ही है, लगाते भी लोग। इसलिए रूरल एरियाज हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो पिछड़ जाते हैं। आप जितने भी हेल्थ केयर के ऊपर बजट एलोकेशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाती है ये 3-4 चीजें और बड़ी जरूरी जो सस्ती सस्ती है उनका, लेकिन रेफरेंस बहुत जरूरी। ह्यूमन इंडेक्स में सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दिस वे ऑफ लाइफ के साथ भी जुड़ी हुई है। यूज ऑफ सोप एक छोटी सी चीज है, उसी ने स्किन डिजीजेस को कितना कम कर दिया। एक हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, हाउसिंग। यहां मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अगर आपके पास ठीक हैबिटेट नहीं है तो सारी चीजें फेल हो जाती हैं, सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की फेल हो जाती हैं। हरियाणा में एक बड़ी अच्छी स्कीम आई थी, 100 गज का प्लॉट दिया जाता था। एक अच्छी सोसाइटीज में जो LIG MIG के जो बनते थे हाउस हैं, हाउसिंग बोर्ड्स की भी बुरी हालत कर रखी है वैसे तो हरियाणा में, तो वो दूसरे उसमें मर्जी कर दिया। यहां मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे हमारे जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था उसकी दीवार के साथ हमने कोशिश की थी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट NSS के जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स थे, टीच वन का ये था कि उनके बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं, लेकिन और वहां फूड भी मिलता, लेकिन फिर वापस आके वो काम पे लग। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की दीवार के साथ लगते हुए बच्चे की अभी तक भी प्राइमरी एजुकेशन से भी बहुत डिप्राइव्ड है। लोहारों के बच्चे, जो एक ट्राइब थी महाराणा की फौज में थे, उन्होंने ये सोच लिया कभी हमारा राज होगा तब हम घर में रहेंगे। हाउस नहीं है, जब तक उनको हाउस नहीं मिलेगा उनके बच्चे पढ़ाई से दूर रहेंगे, ह्यूमन इंडेक्स में वो पीछे पिछड़ते ही रहेंगे। ये ट्राइब्स हैं जो घुमक्कड़ जाती हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ह्यूमन इंडेक्स सुधरेगी कैसे? मोबाइल स्कूल्स का सबसे पहले हाउस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां मैं अमृत सेन की एक कोटेशन आती, उनसे मैंने किताब भी ली थी, फेमिनिन एंड पावर्टी। जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिट किए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले थे, अमृत सेन जी भी वहीं थे, वो वहाँ पे 50वीं वर्षगांठ थी, गए थे। एंड बोथ वर वेरी पोलाइट एंड गुड पीपल। वहाँ उस किताब में एक लिखी हुई है, फेमिनिन एंड पावर्टी में, डोंट अलाउ ए पर्सन टू बिकम so poor that he resorts to crime। ये लॉ की भी थ्योरी है, किसी आदमी को इतना ज्यादा गरीब मत बनने दो कहीं वो अपनी मामूली जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध की तरफ तो नहीं चला जाए। मिनिमम सपोर्ट जरूर मिल जानी चाहिए, ये स्टेट की ड्यूटी है। बिकॉज हम प्रोग्रेसिव टैक्स लेते हैं, यहां जरूर लिखना ये बात है, कौन प्रोग्रेसिव टैक्स हमारा
जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, यहाँ एक भी बड़ी दिक्कत है। सैलरीड हैं, कॉर्पोरेट हैं, जो काम करते हैं, जिनका है रिकॉर्ड, वो सब कुछ देते हैं। बाकी मार्केट में कोई चले जाओ, कोई चीज ले लें, कोई बिल ही नहीं देता, कुछ भी खरीद लें, इसका मतलब वो सारा का सारा बन भी जाता है, बिक भी जाता है, कंज्यूम भी हो जाता है, टैक्स आता नहीं। ये है पिल्फरेजेस। एक तरफ जहां इन्वेस्ट करते हो, जो चीज बननी चाहिए वैसी नहीं बनती है। मैंने बताया था रोड डिजाइन का। एक तरफ वहां है कि टैक्स की इतनी ज्यादा चोरी हो जाती है, और ये चोरी का इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो लग जाना चाहिए था एजुकेशन में, हेल्थ में, वहां पर नहीं। यहाँ हमारी ये बात बहुत जरूरी है। हमारा जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा 20% आर्मरी में, यानी विदेशों से हथियार खरीदने में और फौज को मेंटेन करने में, डिफेंस सिक्योरिटी में चला जाता है। 20% जो विदेशों से हमने कर्ज ले रखा है उसका ऋण भुगतान में चला जाता है। 20% के आसपास ये जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, इनकी तनख्वाहें और पेंशन है, जो ग्रेड्स मांग रहे, वहां पर चला जाता है। प्लान के लिए बहुत थोड़ा पैसा बच जाता है, इसलिए वो टोल लेते रहो, सड़क बनाते रहो, ये करते रहो, ये नहीं दूसरे रास्ते खोजते हैं। और जो पैसा लगता है वो भी अगर प्रॉपर लग जाए तो भी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर वही बात आ गई ह्यूमन इंडेक्स में, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ये बहुत जरूरी है। एंड द बिगेस्ट थिंग कि हम कर क्या रहे हैं। मैं 5-6 चीजें बताएंगे जो गवर्नमेंट का रोल जहां पर आ जाता है, वो है पॉलिसी मेकिंग में बहुत जरूरी है। कभी सर्व शिक्षा अभियान चलाया, अंत्योदय कभी चलता था, आयुष्मान भारत चल रहा है, अब लोन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। ये स्कीम्स हैं, और ये अगर कौशल का चल रहा है, ये स्कीम्स अगर ठीक इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो ह्यूमन इंडेक्स हैं वो बहुत हो जाते हैं। एक रिसोर्स एलोकेशन में यहाँ बड़ी कमाल की चीज है, वो एक इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, यानी सरकार ऊपर है वैसी सरकार अगर नीचे है तो रिसोर्स एलोकेशन में ठीक रहेगा, नजर आ जाती है चीजें। और हमेशा ही ऐसा रहा है, जहां रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा हो जाती है, जैसे वेस्टर्न पार्ट में ऑफ इंडिया में, किसी स्टेट का किसी का नाम, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ और उसका इम्पैक्ट भी है। यहां एक और बड़ी जरूरी चीज है, चुने हुए नुमाइंदे किस क्वालिटी के हैं। ये दिस इज माय एक्सपीरियंस। साउथ में जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में एंड तमिलनाडु में मेजोरिटी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, मेजोरिटी। एंड उनका एक विजन है। आप अगर आईटी पार्क हैदराबाद का देखेंगे तो ऐसा लगेगा न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं। इसी तरह से जो स्कीम्स आई है, बेंगलुरु में आया उस समय धमाका किया आईटी ने। ये चीजें जरूरी हैं। रिसोर्स एलोकेशन है ना, वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल पे बड़ा असर पड़ेगा। और सोशल जस्टिस की जो चीजें हैं, सामाजिक न्याय, द लास्ट मैन इन द लाइन के ऊपर, अंत्योदय बीच में भी मैंने बोल दिया, ये टर्म जरूर लिख दें, अंत्योदय, ट्रांसफरिंग बेनिफिट्स अप टू द मैन इन लास्ट इन द लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जरूर लिखें, सर्वांगीण विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म बहुत, एक अकाउंटेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए, जो हो रहा है वो दिखाई भी देना चाहिए। एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर, एम्पावरमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन, उनमें ताकत आनी जरूरी है। रूल ऑफ द लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ द लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। अब रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन, जैसे केरला में
एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे केरला में, कर्नाटका में बहुत अच्छा काम हुआ है कंपेयर्ड टू सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट। वो रीजनल इम्बैलेंसेस पैदा हो गए। बहुत अच्छा हो गया था हरियाणा, पंजाब का, गुड़गांव, नोएडा में, दिल्ली में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन एक चीज ने, नशा ने बर्बाद कर रखा है गांव को। ये बहुत जरूरी है, अपराध का रुकना, ह्यूमन इंडेक्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपराध ना हो। द मैन मस्ट फील सेफ। एक छोटी सी और इंडिकेटर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्लीन वाटर, पोर्टेबल वाटर। ये दिल्ली है का वो भी हुआ, ये अगर क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से वाटर बोर्न डिजीज जैसे मलेरिया, कोलेरा, ये चीजें से गैस्ट्रो है, ये चीजें पानी के साथ जुड़ी हुई और अनेमिक हो जाता है आदमी, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बड़ा असर होता है। तो देन क्लीन वाटर, हाउसिंग एंड सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सोशल इंक्लूजन है सबका, उसमें जरूरी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूजन जरूर लिख दें ह्यूमन इंडेक्स में, इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इंक्लूसिव ग्रोथ में। यहां बहुत जरूरी चीज है, वो आप लिखेंगे हैप्पीनेस। द ग्रोथ इन इकोनॉमी must penetrate to all sections of the society, to all regions of the country, to all the caste, creed and religion। कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है तो हर जगह जानी चाहिए और उससे हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। आपने इंडिकेटर्स को लिख देने चाहिए, मैं समराइज कर रहा हूं। 3 इंडिकेटर्स इनको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी करेंगे एक, दूसरा एजुकेशन करेंगे और तीसरा बड़ा सिंपल सा है, पर कैपिटा इनकम। इसके बाद सब और दूसरे हैं, सैनिटेशन है, क्लीनलीनेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब कुछ लिख देंगे। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 3 ट्रिलियन टू 5 ट्रिलियन, इकोनॉमिक ग्रोथ 7% चल रही है, रोबस्ट इकोनॉमी हो गई है। ये बात दोनों का कंपेयर करके रीजनल डिस्पैरिटीज निकाल देंगे। एक क्षेत्र विकास करके दूसरा आएगा आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस, ये जरूर लिख देंगे। और जो बड़ी बात है वो इन दोनों का कोरिलेशन। यहां एक बात है, 20% रिसोर्सेज, 80% के पॉपुलेशन, 80-20 का ये दोनों, ये रेशो जरूर लिख दें कि जितनी इकोनॉमी है उसका 20% लोगों के पास 80% रिसोर्स चला गया, इसलिए नहीं होता। यहां बात जरूरी कर दें, वो है सीपेजेस के बीच में बहुत सारा पैसा जो प्लान का होता है वो इधर उधर निकल जाता है, और इवेजन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स नहीं देते। वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बट वी हैव गॉट द वर्स्ट ऑफ स्कूल्स एंड वर्स्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। दोनों चीजें हमसे एम्स चला सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं चलते। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चला लेते हैं, IIT चला लेते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं चला पाते हैं। लो लेवल करप्शन है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। यहाँ ये भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोग फूड सब्सिडी के ऊपर आधारित हैं। हम फूड सरप्लस स्टेट हैं, इसमें कोई दो रही। हमने इकोनॉमी की ग्रोथ, ये तीनों इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का, इनका ये भी बता दें 12% एग्रीकल्चर पे, 60% लोग के पास आता है, तो इम्बैलेंस तो रहेगा ही। ये फिगर भी बना दें, और फिगर का अगर व्हील डायग्राम बना के इसका सेक्टर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें वो,
और बजट एलोकेशन में किसका कितना है, यहाँ जरूरी बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मेशन गवर्नमेंट की, वो जरूर उसका जिक्र करें। कॉटेज इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव मूवमेंट बीच में ये जरूर डाल दें। अमूल का नाम जरूर, अमूल एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का मॉडल है हिंदुस्तान में, उसको जरूर लिख दें। कहीं जिक्र क्लीन वाटर का, जो पोर्टेबल है वाटर, उसका जरूर कर दें। और ये सारी चीजें करके अगर आप करते हैं तो एक जरूर बात, डिजिटल इंडिया का और 5G टू 7G हमारा कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए था, वो डिजिटल इंडिया में मदद करता है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा बहुत कुछ कर रहा है। ये बातें करते हुए अगर आप इसको करते हैं, मेरा ख्याल है हम जस्टिस कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने। एंड ये हमारे सबके जागरूक होने के लिए भी ये क्वेश्चन की, देश अगर आजाद है, देश अगर आजाद है तो उसकी आजादी उस समय तक फेंकी है जब तक इकोनॉमिक बेनिफिट्स लास्ट में इन द लाइन में नहीं आता। इकोनॉमिक फ्रीडम है तभी आपको पॉलिटिकल फ्रीडम है, उसका मजा आएगा। आपकी जेब में पैसा है तभी आप खुश रहेंगे। बड़ी सीधी सीधी बात है। इन बातों के साथ मेरा ख्याल है इस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ जस्टिस कर पाया हूँ। अगले बार मैं कोशिश करूंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर, उससे मदद मिलती है। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, उसके लिए